आज कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। अपनी कुंडली को देखना कैसे है, हाउ टू रीड योर ओन हॉरोस्कोप। इसमें आप देखो, एनालिसिस तो पूरी एक दिन में नहीं बता पाऊंगा, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ बेसिक चीज जो मैं पहले बता चुका हूं अलग अलग वीडियोस में, बस उनको कंबाइन करेंगे। क्योंकि मुझे बहुत क्वेश्चन आए, व्हाट्सएप पे भी फीडबैक आया, कॉल पे भी बताया कि वीडियोस कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, कि आपने बोला ये घर, ये दृष्टि, ये वो, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो इस बारे में मैं आराम से आज एक 10 मिनट के वीडियो में बताता हूं कि अपनी खुद की कुंडली देखो तो उसका मतलब निकालना ना आए, लेकिन इतना तो पता चले कि ये वाला योग बन रहा है, ये वाला दोष बन रहा है, इस घर में ये बैठा है, इस घर का मतलब ये है, इस ग्रह का मतलब ये है। जितना मैं बता चुका हूं सिर्फ उस पर बात करेंगे। 10 मिनट की वीडियो में एक छोटी सी समरी बताता हूं, क्योंकि मुझे काफी क्वेश्चन इसके आए। उसके बाद पिछले वीडियो में जो कमेंट्स आए थे उनमें से 3 का आंसर मैं लेके आया हूं, तो 3 के आंसर कर दूंगा। और अगली बार के लिए भी कुछ होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हर वीडियो में मैं ऐसा करता हूं कि आपके जो कमेंट्स आते हैं अगले वीडियो में मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो आज हाउ टू रीड योर ओन हॉरोस्कोप। तो कुंडली में ना सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी ज्योतिष की वेबसाइट खोलिए, कोई भी जो आपको पसंद हो। मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो चक्कर होता है स्पॉन्सरशिप वगैरह, ये वो कि किसी का नाम लिया उसका नहीं लिया, ये नहीं हुआ, तो मुझे पता नहीं है उसके रूल्स क्या है, इसलिए नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। लेकिन आप कोई भी ज्योतिष की वेबसाइट खोल सकते हैं, उस पर जाना है, वहां पे आपसे 3 चीजें 4 चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपका नाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दो ABCD, अपना नाम डाल दो तो अच्छी बात है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है जी, आपने 4 चीजें डाली, नाम तो वैसे ही था, बस बाकी 3 चीजें आपने डाली। ठीक, आप जब सबमिट करोगे या ओके करोगे या शो कुंडली करोगे तो आपको एक कुंडली मिल जाएगी। ठीक, आपको इसमें चूज करना है नॉर्थ इंडियन चार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन वही है। तो नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली, उड़िया, ये चार्ट, वेस्टर्न, ये अलग अलग लेआउट है सेम चीज का। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, क्योंकि चैनल हिंदी का है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखा जाता है, इसलिए नॉर्थ इंडियन चार्ट आप सर्च करेंगे, आपको एक चार्ट मिलेगा। नॉर्मली आपको उसमें 2 चार्ट दिखेंगे, कभी 3 दिखेंगे। एक तो होगा लग्न कुंडली, ठीक है, लग्न चार्ट लिखा होगा या लग्न कुंडली लिखा होगा। दूसरा उसमें लिखा होगा मून चार्ट, चंद्र कुंडली, या नवांश हो सकता है। आपको सिर्फ अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जन्म कुंडली की, जितना मैंने अभी तक वीडियोस में बताया है। चंद्र कुंडली की 1-2 बार बात की है, पर उसकी नहीं देखना है। और उसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, D2, D3, D, मतलब दुनिया भर के 60 तक जाते हैं डिविजनल चार्ट्स, उन पे भी नहीं जाना है, हालांकि आज उसकी भी कुछ बात करेंगे। तो आपने सिर्फ इतना देखना है, ठीक है। नॉर्थ इंडियन चार्ट डिटेल डाली, नॉर्थ इंडियन चार्ट क्लिक किया, अपनी लग्न कुंडली पे आ गए। वो लग्न कुंडली कुछ ऐसी दिखाई देगी, इस शेप की, मतलब ये लाइंस और ये डब्बे इस तरह के होंगे, ठीक है। इसमें आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, वो हाउस का नंबर है। आपको ये पोजीशन याद कर लेनी है कि टॉप सेंटर में नंबर 1 जो लिखा हुआ है, ये मेरा पहला घर है। आपकी कुंडली में यहां नंबर कोई और हो सकता है, उसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये पोजीशन देखनी है कि ऊपर सेंटर में ये जो घर बना हुआ है, दिस इज फर्स्ट हाउस, जिसको लग्न भी कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं, ये पहला घर है, ठीक। इसके साथ में आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मतलब घड़ी से उल्टी दिशा में चलना है। तो बाकी सब घरों पे आप नंबर डाल दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आपकी जब कुंडली खोलेंगे, ये वाला याद कर लो पहले तो आप, कि ये पोजीशन होती है, और ये जो घर की पोजीशन है ये घर का नंबर है। आपकी कुंडली में जो नंबर लिखा हुआ है वो ये नहीं है, ठीक है। इस नंबर को अपनी कुंडली में नहीं ढूंढना है, सिर्फ इस पोजीशन को ढूंढना है। ये वाली लोकेशन, ये वाले स्थान पे जो डब्बा बना हुआ है, ये डब्बा आपका पहला घर है, बस। इसके अंदर क्या है वो बाद में बताएंगे, ठीक। तो अभी आपको घर समझ में आ गया। अब 3 चीजें मेन होती हैं कुंडली में, पराशरी ज्योतिष में। पहली बात तो घर, दूसरा ग्रह, तीसरी राशि, ठीक है। घर आपको पता लग गया। जब मैं बोलता हूं चौथा घर, तो वो ये वाली पोजीशन होती है जहां 4 लिखा हुआ है। आपके में यहां कुछ भी लिखा हो, मैं इस वाले डब्बे की बात कर रहा हूं जो इस लोकेशन पे, ठीक है जी। ये हो गया हमारा घर। 12 भाव, 12 घर, 1 से लेके 12 तक के स्थान, भाव, घर, हाउस, कुछ भी बोल दो इसको, यही है। कई जगह बॉक्सेस भी बोलते हैं, डब्बा भी बोलते हैं, वो भी है, यही है वो, ठीक है। अब ये हो गए हाउस हमारे। इसके बाद अब हम चलेंगे राशि पे। तो आपकी कुंडली में जो जहां राशि लिखी हुई है, यानी कि जोन सा नंबर जहां डला हुआ है, वो उस घर में बैठी हुई राशि है, ठीक है। ये वाले नंबर पे नहीं जाना जो मैंने पहले दिखाए थे, वो घर का नंबर था। आपकी कुंडली में जो नंबर लिखा हुआ है वो राशि का नंबर है, तो राशि का नंबर वो है। तो अब कोई पूछेगा चौथे घर में कौन सी राशि है,
तो आप उस चौथे हाउस में लिखे हुए नंबर को बताओगे, चौथे हाउस वाली पोजीशन पे। वो 1 से लेके 12 तक कोई भी हो सकता है, वो हो गई उस घर की राशि। अब पूरी 12 राशियां हैं अलग अलग, ठीक है जी। जो नंबर लिखा हुआ है उस हिसाब से देख लीजिए। नॉर्मली राशि का नंबर से ही बात की जाती है। दो एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे तो वो राशि नहीं बोलते, वो यही बोलते हैं 4 नंबर का लगन है, 6 नंबर का लगन है, 12 नंबर की राशि है, 6 नंबर 8 नंबर का लगन है, वो इसी तरह से बात करते हैं, वो राशि नहीं बोलते हैं। पर आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि लिखने में जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं राशि का नाम बताऊंगा, तो इसलिए लिखने में क्या यूज होता है या साधारण भाषा में क्या यूज होता है वो बता देता हूं। हमारी टोटल 12 राशियां हैं। पहली हो गई मेष राशि एरीज, दूसरी हो गई टॉरस वृषभ, तीसरी मिथुन जेमिनाई, 4 अगर नंबर है तो कर्क कैंसर, 5 है तो लियो सिंह, 6 तो विर्गो कन्या, 7 तुला लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो वृश्चिक, 9 सैजिटेरियस धनु, 10 नंबर कैप्रिकॉन मकर, 11 एक्वेरियस कुंभ, 12 मीन पाइसेस। तो 1 से लेके 12 तक की राशियां हो गई, ठीक है। जो भी राशि है, अगर मैं कभी आपसे पूछ लूं कि इस घर में कौन सी राशि है या ये वाला ग्रह कौन सी राशि में, या आपको कभी उच्च का नीच का देखना हो तो वो भी इसी से देखते हैं। तो ये है, राशियां समझ में आ गई, पता चल गई 1 से 12 तक। अच्छा, इन सारे घरों पे, सारे ग्रहों पे, सारी राशियों पे वीडियोस अलग अलग भी बना चुका हूं, तीनों की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप डिटेल में समझना चाहे तो वहां पे देख सकते हैं, लेकिन यहां मैं एक बार सिर्फ समराइज कर रहा हूं ताकि थोड़ा आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। अगली बार कोई पूछे मुझे समझ नहीं आया तो मैं सीधा बोलूं ये देख लो, एक में क्लियर हो जाएगा। अब ये जो राशियां हैं, इनके राशि के लॉर्ड भी होते हैं, राशि के स्वामी। हर राशि का एक स्वामी भी है। तो जैसे कि आज की कुंडली में क्वेश्चन था, मैं अभी बता देता हूं इसका, चित्रलेखा जी का। इनका क्वेश्चन था मेरी कुंडली में तो 2nd हाउस खाली है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे केस में क्या होता है, खाली कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बात तो घर है, उसके अंदर एक राशि होगी, उस राशि का कोई स्वामी होगा, इस घर पे कुछ ग्रहों की दृष्टि आ रही होगी, उसका स्वामी किसी के साथ किसी योग में होगा, युति में होगा, उस स्वामी पे किसी की दृष्टि आ रही होगी, किसी का मित्र होगा, किसी का शत्रु होगा। तो खाली कुछ नहीं होता, सबका कुछ ना कुछ होता है। वो मैं आराम से समझा रहा हूं शांति से। अभी तक का ठीक समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो रिप्ले करके देख लीजिए, नहीं तो कमेंट में पूछ लेना, वरना कॉल करके पूछ लेना, नंबर तो मैं दे ही देता हूं। चलो, इतना हो गया, राशियां हो गई। अब राशि के स्वामी पे आते हैं। 1 से लेके 12 तक की राशियां हैं। तो आप ना अपने पास इसके नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 से लेके 12 तक ऐसे नंबर लिखिए, 1 और 8 के सामने लिख दो मंगल, ठीक है। यानी कि एरीज और स्कॉर्पियो का लॉर्ड हो गया मंगल। 1 और 8, 1 से लेके 12 तक बताया था मैंने, लेकिन अभी 1 और 8 बता रहा हूं सिर्फ। अब दोनों से एक एक अंदर आ जाओ, इधर 2 आ गए, इधर 7 हो गए। इन दोनों का हो गया शुक्र, टॉरस और लिब्रा, इनका हो गया शुक्र। फिर एक एक अंदर आ जाओ, अब आ गए 3 और 6, इनका हो गया मरकरी बुध, ठीक है। विर्गो और जेमिनी, कन्या और मिथुन, इनका हो गया बुध। उसके बाद और अंदर आ जाओ, अब बचे 4 और 5। 4 नंबर कर्क राशि कैंसर साइन, इसका लॉर्ड होता है चंद्रमा। और 5 नंबर लियो राशि सिंह राशि, लियो साइन, इसका लॉर्ड होता है सूर्य सन। तो अभी हमने क्या देखा, सन और मून एक एक राशि के लॉर्ड है, बाकी के सारे अभी तक 2-2 के थे, ठीक है। राहु केतु को हम किसी का लॉर्ड नहीं मानते क्योंकि वो वर्चुअल प्लैनेट्स हैं, नोड्स हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, उनको हम लॉर्ड नहीं मानते, बाकी 7 को ही मानते हैं। तो अब 2 ग्रह और बच गए हमारे, शनि और बृहस्पति। तो 1 से 8 तक तो कवर हो गया, 9 से 12 तक बचा, 9, 10, 11, 12। तो 9 और 12 जो नीचे वाले बचे, 9 और 12 बृहस्पति, धनु राशि, 9 वाला धनु राशि सजिटेरियस, और 12 वाला मीन राशि पाइसेस। 9 और 12 के बृहस्पति जुपिटर लॉर्ड हो गए। और अब बीच में बचे 10 और 11, इन दोनों के हो गए शनि सैटर्न, ठीक है। 10 और 11 हुए कैप्रिकॉर्न मकर। मतलब मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई हिंदी में कोई इंग्लिश में अलग अलग समझता है, और मैं खुद इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो मैं खुद भी कई बार अपनी रिवीजन के लिए भी बोलता रहता हूँ। और 11 नंबर हो गई कुंभ एक्वेरियस, ठीक है। तो ये हमारी 1 से 12 तक की राशियां हो गई, उनके स्वामी हो गए। तो जब मैं बोलता हूँ 5वें दूसरे का स्वामी कहाँ बैठा है, तो वो दूसरे का स्वामी ऐसे देखा जाता है। चलो, अभी ये 12 राशियां भी क्लियर हो गई। अब आते हैं 9 ग्रहों पर। तो कुल मिला के हमारे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह हो गए। कुंडली में कुछ कुछ नंबर लिखा हुआ होगा। अच्छा, पहली बात तो जब आप ये देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा वो मैं बता देता हूँ। आपको कहीं लिखा होगा AS,
असेंडेंट लिखा होगा, वो बेसिकली आपका लग्न है, वो पहले घर में ही लिखा मिलेगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, वहीं पे होता है, ठीक है। या नॉर्थ इंडियन चार्ट में, बाकियों में अलग कंसेप्ट है, बाकियों में वो साउथ इंडियन में अलग तरीके से डिस्प्ले होता है, मैथिली में अलग तरीके से होता है, वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए। वेस्टर्न में इधर को ऐसे लाइन करके दिया जाता है, उन सबको छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ उसकी बात कीजिए, क्योंकि कई जगह पे ऐसे साइड में कट मारा जाता है, वो अलग अलग चार्ट्स का अलग अलग कंसेप्ट है। पर आज के टाइम में हर कोई टाइम लेके कंप्यूटर में ही बनाता है, पुराने पंडित जी की बनाई हुई हाथ से लिखी कुंडली कोई पढ़ता नहीं है, तो जो भी कोई देखता है वो अपने पैटर्न से अपने हिसाब से ही देखता है। पुरानी कागज वाली को आजकल कोई पढ़ता नहीं है, उसमें हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, डिटेल पूरी नहीं है, हाथ से कोई कितनी कैलकुलेशन करेगा, कंप्यूटर तो बहुत ज्यादा कर देता है। तो आजकल सब इस पे मूव कर गए हैं। तो जो एस लिखा हुआ है असेंडेंट या लग्न लिखा होगा, LA भी कहीं लिखा होगा, कहीं ला लिखा होगा सिर्फ ऐसे बिंदी लगा के, वो आपको इग्नोर कर देना, वो लग्न की बात कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये समझ सकते हैं आप, ज्यादा ही समझना है तो जहां लग्न लिखा है या असेंडेंट लिखा है उसके साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो आपकी लग्न की राशि है, लग्न राशि, ठीक है। अब जहां असेंडेंट ये लिखा है उसके इधर से सारे आपके सेकंड थर्ड फोर्थ हाउस शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट हाउस में आपको असेंडेंट लिखा मिलेगा। उस असेंडेंट को आपको AS जो लिखा है उसको इग्नोर कर दो, उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, राशियों के बारे में। उसके बाद ग्रहों के बारे में, क्योंकि नंबर के अलावा उसमें सिर्फ ग्रह ही लिखे हैं, पर कुछ चीजें कंफ्यूजिंग है। जैसे AS लिखा होगा आप सोचोगे ये कौन सा ग्रह है, तो वो ग्रह नहीं है, वो सिर्फ लग्न दर्शाया गया है। इसी तरह से कहीं पर आपको यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, UR या तो यहाँ पे U लिखा होगा, छोटी मात्रा लगी होगी, या UR करके लिखा होगा, यूरेनस होगा, नेपट्टून होगा NE, हिंदी में भी न पे ऐसे भी लगाया होगा, या प्लूटो होगा तो उसके लिए भी आधा प ल उ लगा के प्लूटो लिखा होगा, या PL लिखा होगा। इन तीनों को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि हम इनको इंडियन ट्रेडिशन में, भारतीय ज्योतिष में, पराशरी ज्योतिष में कंसिडर नहीं करते हैं। ये बहुत छोटे हो जाते हैं, उसका एक लॉजिक दिया जाता है ग्रेविटी के हिसाब से। वो कैलकुलेशन कभी किसी जमाने में हमने पढ़ी थी कि अगर आप सैटर्न के बाद का अगला ग्रह यूरेनस देखो और सैटर्न का हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट और यूरेनस का ग्रेविटेशनल इंपैक्ट कंसिडर करो, तो यूरेनस का 2% से भी कम बनता है, 1.98 या 95 ऐसी कोई फिगर आई थी जब कभी हमने कैलकुलेशन की थी, पढ़ा था वो Gm1m2/re² ऐसे कुछ R² करके कुछ उसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटी निकालने का। तो उससे जब हमने किया तो वो 2% से भी कम आ रहा था, और ये माना जाता है कि शनि के मुकाबले यूरेनस का 2% इंपैक्ट है, और वो शनि तो फिर भी बहुत दूर है, उससे पहले इतना बड़ा ग्रह बृहस्पति, सूर्य, इन सबका भी हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। तो ओवरऑल अगर सबका टोटल देखेंगे तो उसका इंपैक्ट 0.01% भी नहीं आएगा, और उसके आगे वालों का तो और भी कम आएगा। तो अगर हम इतनी छोटी डिटेल में जाएंगे तो हम शायद कोई बड़ी चीज मिस कर दें, इसलिए पराशरी ज्योतिष में हम मानते हैं कि हम उनको, क्योंकि वो बहुत छोटा इंपैक्ट हो गया, उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो और असेंडेंट या लग्न जहां लिखा हुआ है इसको आपने इग्नोर कर देना है। अब आपके पास बाकी के 9 ग्रह बचेंगे। तो 9 ग्रह में दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, पहले तो मैंने आपको लग्न ही बताया, जो लग्न है वो लग्न की राशि है। फिर आप देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां लिखा है, MO मून होगा, MO लिखा होगा, या च पे बिंदी लगी होगी, ठीक है, वो है चंद्रमा, मून, वो आपकी चंद्र राशि है, या कहेंगे वो आपकी राशि है। जब कोई पूछता राशि कौन सी है, तो राशि वो है जहां चंद्रमा लिखा हुआ है, जिस नंबर में चंद्रमा के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर। अच्छा, ऐसे में ना ग्रह के ऊपर कई बार डिग्री भी लिखी होगी, कुछ छोटा सा नंबर लिखा होगा, उसको भी इग्नोर कर दो। डिग्रीज पे भी अभी मैंने एक ही वीडियो में थोड़ी सी बात की थी, बहुत डिटेल में नहीं किया, तो आप डिग्री को भी इग्नोर कर सकते हैं। प्रॉपर नंबर लिखा होगा जो लाइन सीरीज में होंगे 112 तक के, उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया, वो जो चंद्रमा लिखा हुआ है वो आपकी राशि है या आपकी चंद्र राशि है। उसके बाद आप देखेंगे आपका सूर्य कहां है, ठीक, वो आपकी सूर्य राशि है, सन साइन, जो कि आप कभी कैलेंडर में या अखबार में या मैगजीन्स में देखते हो ना, जहां डेट लिखी होती है, इस डेट से इस डेट तक ये वाली राशि, इस डेट से इस डेट तक ये वाली राशि, वो इस सन साइन की बात की जा रही है, जहां पे आपके सूर्य हैं, ठीक। अब अगर किसी की वो डेट मिसमैच हो रही हो, ठीक है, किसी की वो डेट मिसमैच हो रही हो कि मेरी डेट तो ये वाली बनती है कैलेंडर में या मैगजीन में, तो ये वाली डेट पे मेरी ये राशि लिखी होती है, लेकिन मेरी इस डेट पे यहाँ तो वो एक राशि अलग एक नंबर अलग दिख रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि इसमें 2 तरह के टाइम यूज होते हैं, एक साइन सिस्टम होता है, एक साइडरियल टाइम सिस्टम होता है, मतलब वो 2 तरह के टाइम यूज होते हैं। उसमें कोई मानता है कि सूर्य मेष राशि में 23 मार्च को प्रवेश करते हैं, कोई मानता है 14 अप्रैल को करते हैं। हम लोग क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, तो हम लोग 14 अप्रैल ही मानते हैं। तो नॉर्थ इंडियन सिस्टम में उसको 14 अप्रैल ही माना जाता है। कुछ लोग उसको 23 मार्च भी मानते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आज की डेट में 23 मार्च मानती है, और नासा और इसरो भी आज की डेट में उसको 23 मार्च ही मानते हैं। वो एक्चुअल में मूव हो चुका है, बट क्योंकि सब कुछ पराशरी ज्योतिष के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, पराशरी ज्योतिष से कर रहे हैं, तो मैं वही करूंगा जो किताब में लिखा है, उसके अलावा मैं अपना दिमाग इसमें
नहीं लगाऊंगा। इंटरप्रिटेशन में लगा सकता हूं लेकिन कैलकुलेशन में मैं नहीं लगाऊंगा, मैं उसी से चलूंगा जो कि पराशरी ज्योतिष भरत पराशरी बोलती है। ठीक है, तो वो बोलती है 14 अप्रैल, तो हम 14 अप्रैल से चलेंगे। तो इसलिए इंडियन सिस्टम में आपको जो डेट मिलेगी, हो सकता है अगर वो 23 मार्च से 14 अप्रैल यानी कि ये 12-15 दिन के बीच की आपकी डेट आती है किसी भी महीने में, तो हो सकता है वेस्टर्न मतलब कैलकुलेशन में आपका सन अलग दिख रहा हो और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले डेट वाले सिस्टम में आपका अलग दिख रहा हो। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन साइन पे काम करती है, हमारी मून साइन पे काम करती है या लग्न पे करती है। दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि तीनों में से अलग अलग किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये हो गए सन और मून और लग्न। इसके अलावा जुपिटर आपको मिलेंगे, जे यू लिखा हो, बृहस्पति के लिए ब पे ऐसे लगाया हो, साइड में हा लिखा हो, कहीं हा ना भी लिखा हो। ठीक है, मंगल मिलेंगे, केतु मिलेंगे, राहु मिलेंगे, शनि मिलेंगे। इसमें कंफ्यूजन आता है मून मार्स मर्क्यूरी में, मून MO, मार्स MA, मर्क्यूरी ME। ठीक है, हिंदी में वो कंफ्यूजन आता नहीं है। बुध बृहस्पति में कभी कभी आ जाता है कि देखने से पता नहीं लगता वो बृहस्पति का ऐसे है कि ऊ की मात्रा ऐसे लगी हुई है बुध की। वो आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा बड़ा जूम करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जोन से घर में वो ग्रह है, आपको घर की पोजीशन मैंने बता दी, वो उस पोजीशन से देखना है, इस वाले चार्ट के हिसाब से देखना है कि मेरा ग्रह किस घर में है। ठीक, और कौन सी राशि में है वो आपकी कुंडली में इस घर में जो राशि लिखी है, ग्रह के पास में जो राशि लिखी है, जो नंबर लिखा है, वो राशि उससे पता चलेगी। ग्रह उच्च का है, नीच का है, शत्रु की राशि में है, मित्र की राशि में है, वो इससे पता चलेगा। ऐसे करके ये तीन चीजें होती हैं बेसिकली, राशि, घर और ग्रह, जो तीन चीजें हम देखते हैं। नक्षत्र भी होते हैं लेकिन वो भी काफी आगे है, वो 27 नक्षत्र 108 पद वो बताने में कभी और टाइम लगेगा। अभी मैं पिछली बार के जो कमेंट्स में क्वेश्चन आए हुए थे उनमें से 3 का जैसे मैंने बताया था मैं आंसर दे देता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। रिक्वेस्ट एक ही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे भी कुछ इंसेंटिव रहेगा, खुशी मिलेगी देख के। ठीक है, तो क्वेश्चन था एक निशा जी का, नाम उन्होंने अपना निशा लिखा था, आईडी कुछ और था। आपका क्वेश्चन था फाइनेंसेस के बारे में। तो निशा जी, आपके फाइनेंसेस वैसे तो ओवरऑल ठीक ठाक दिखाई देते हैं लेकिन अभी कुछ समय से और आने वाले कुछ और समय तक खराब स्थिति है। ठीक है, हालांकि शनि आपको फाइनेंसेस में फायदा देने वाले हैं, अभी शनि की ही दशा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपकी फाइनेंसेस अगर मैं देखूं तो 2 चीजें हैं, आपके दूसरे घर में 3 ग्रह आते हैं, जिसकी प्रॉब्लम ये है कि सेकंड हाउस में 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड दोनों हैं। 7th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आते हैं मतलब शादी के बाद आपकी वृद्धि हुई होगी, पैसे आए होंगे, पैसों में वृद्धि हुई होगी। 12th लॉर्ड मतलब वो खर्चे भी करा दिए होंगे क्योंकि वो खर्चे का घर हो गया 12th। अभी मैंने समझाया ना 12th लॉर्ड कैसे देखना है, 7th लॉर्ड कैसे देखना है, उस हिसाब से अपनी कुंडली में खुद देखिएगा। मैं मंगल ग्रह की बात कर रहा हूं दोनों केसेस में। ठीक है, तो वो क्योंकि सेकंड हाउस में दोनों जगह से आते हैं तो आपको लैंड तो दे देंगे, आपके एसेट्स भी बिल्ड कर देंगे, लेकिन लिक्विडिटी नहीं रहेगी आपके पास, कैश इन हैंड नहीं रहेगा, ये आपकी प्रॉब्लम रहेगी। आपके 3 ग्रह हैं, सूर्य, मंगल और शनि, ये तीनों आपको मेहनत से ज्यादा पैसा देने वाले हैं, बाकी सब मेहनत से कम देने वाले हैं। ये मैं डिविजनल चार्ट से बता रहा हूं, ये इसमें एनालाइज करने की कोशिश मत करना कैसे है, वो डिविजनल चार्ट का अलग कंसेप्ट होता है, वो बहुत टाइम लगेगा अभी उस पर जाने में। इसी स्पीड से चलेंगे तो कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे किसी डिविजनल चार्ट पर बात करने में। आपका 2020 नवंबर 2020 से पहले आपका पीरियड अच्छा चल रहा था, नवंबर 2020 में आपका नुकसान होना शुरू हुआ है और जून 2022 तक हुआ है। उसके बाद जून 2022 के बाद फिर आपको करीब 1 साल का टाइम ठीक मिला। पिछले साल के जुलाई तक आप ठीक चल रहे थे, अगस्त से आप दोबारा नुकसान में जाने शुरू हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी अभी काफी लंबे समय तक ये स्ट्रगल रहने वाली है, 10-12 साल तक। उपाय अगर आपको करना है तो आप शनि को मजबूत करने का उपाय कीजिए। ठीक है, शनि को मजबूत करने का उपाय कीजिए और क्योंकि शनि 12वें का भी लॉर्ड है तो दान के थ्रू करने की कोशिश करना, जो भी उपाय हो उसमें दान को इंक्लूड रखना, वरना जैसे आप शनि को मजबूत करोगे आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो दान को इंक्लूड करके अगर आप कोई शनि का उपाय कर सकते हैं तो वो कीजिए, उससे आपको फायदा होगा। नग वग पहनने की कोशिश मत करना। अगर आप शनि को मजबूत करने के लिए कोई आपको बता दे नीलम पहन लो तो आपको बुरे सपने आने शुरू होंगे, चोट लगेगी, एक्सीडेंट होगा, बीमार पड़ोगे, तो उस चक्कर में मत पड़ना। आप दान के माध्यम से शनि को मजबूत करने की कोशिश करना। इसके बाद नमित या नवनीत जी ने मुझसे पूछा था स्केल ऑफ वेल्थ। तो देखिए, स्केल ऑफ वेल्थ का कोई पैरामीटर नहीं होता है कि पैसे कितने आएंगे। अगर मुझे किसी को बताना है, आप एक बात सोचिए भाई, एक आदमी के पिताजी रिक्शा चलाते थे, ठीक है, अभी वो सरकारी नौकरी में क्लर्क लग गया,
तो उसको तो बहुत ही अच्छा हो गया ना, कुंडली क्या दिखाएगी, बहुत अच्छा राजयोग। और किसी के पिताजी आईएएस अधिकारी थे, वो सरकारी नौकरी में क्लर्क लग गया, उसकी कुंडली क्या दिखाएगी, ये तो बिल्कुल डूब गया। तो स्केल तो दोनों का बराबर है, लेकिन एक की कुंडली दिखा रही है बहुत ऊपर आ गया, एक की कुंडली दिखा रही है बहुत नीचे आ गया, ऐसा कैसे? इसलिए स्केल ऑफ वेल्थ पे या कितना मिलेगा पे कमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए देश पात्र काल देख के बात की जा सकती है, कैंडिडेट देख के, किस बैकग्राउंड से आता है, किस जगह पे बैठे हुए हैं, किस कंट्री में। अब वही राजयोग किसी अफ्रीका के गरीब से इथियोपिया में दिख रहा हो और वही राजयोग किसी का अमेरिका में दिख रहा हो, तो दोनों की वेल्थ में तो जमीन आसमान का फर्क होगा ना। तो उसके लिए देश पात्र काल, किस जमाने में, किस लोकेलिटी में, किस रीजन में, किस कैंडिडेट से बात की जा रही है, उसके हिसाब से स्केल बताया जाता है। कुंडली अमाउंट नहीं बताती। आई होप आप समझ पाएंगे जब मैं बता रहा हूं कि एक का बहुत अच्छा हो रहा है, एक का बहुत बुरा हो रहा है, फिर भी दोनों बराबर आ रहे हैं, या दोनों का ही बहुत अच्छा राजयोग है फिर भी दोनों में इतना डिफरेंस है। तो ये ऐसा होता है, इसमें हम स्केल नहीं बता सकते। और चित्रलेखा जी का जो सेकंड हाउस वेकेंट है उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया था। आपका अगर क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हैं। वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मैं दोबारा आता रहूंगा। कुछ और जानना चाहेंगे तो प्लीज मुझे बताइए आप क्या जानना चाहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। नमस्कार।